गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह की दूसरी कविता पतंग करेंगे, जो आलोक धनवा जी ने लिखी है। इनका जन्म 1948 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ। ये बड़े साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने हर उस पे लिखा है, राष्ट्रीय चेतना पे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं जनता का आदमी, जो कि पहली कविता थी इनकी, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की लड़कियां। ऐसी ऐसी इन्होंने लिखी हैं। ये राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में, और जिन पर इनकी विशेष पकड़ रही है वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मतलब ये बच्चों की हर बात को बिना कहे समझ जाने वाले ऐसे कवि हैं, जो उनकी अंदर मन की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रख पाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। भाषा शैली इनकी बड़ी ही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली कही जा सकती है। शब्द इन्होंने हर प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। एक और ख़ास बात है इनकी, ऐसे बिंब प्रकट किए हैं, ऐसे दृश्य दिखाए हैं कविताओं के माध्यम से कि जब पाठक इनकी कविताएं पढ़ता है तो उसके सामने वही दृश्य बनते चले जाते हैं। तो इस कविता में, जिसका शीर्षक है पतंग, इन्होंने पतंग जो है उसको बाल मन यानी बालकों के साथ जोड़कर दिखाया है। देखिए क्या कहा, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। मुक्तक छंद है, बहुत साफ सुथरी कविता है, जैसे ही पढ़ोगे साथ साथ समझ में आती जाएगी। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। अब जो हम देसी महीनों के हिसाब से देखते हैं, जिसको आप भादवा बोलते हो, भादों उसे कहा गया है कि उसमें जो तेज बौछारों वाली बारिश आती थी वो महीना जा चुका है, यानी वो भादों का महीना चला गया है। सवेरा हुआ, अब बरसात बंद हो गई है, आसमान बड़ा खिल गया है, ऐसा लगता है मानो सवेरा हो गया हो। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। भादो गया, शरद ऋतु शुरू हो गई। और देखो कैसे दृश्य बनाया है, कैसा सवेरा, खरगोश की आँखों जैसा लाल। क्या? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यानी सभी बाधाओं को तोड़ते हुए कौन सी ऋतु आ गई? शरद ऋतु आ गई। थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं, बड़ी साफ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और आसानी से समझ में आने वाली है। क्या कह दिया कि बहुत तेज बौछारों वाला भादों का महीना खत्म हो गया है और खरगोश जैसी आँखों जैसे लाल सवेरे वाली शरद ऋतु आ गई है। कैसे आई है? पुलों को पार करते हुए। कैसे?
अपनी नई चमकीली साइकिलों को तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, किनको बुला रही है शरद ऋतु? पतंग उड़ाने वाली टोली जो होती है बच्चों की। जब शरद ऋतु स्टार्ट होती है तो बच्चे भी पतंगे ले लेके बाहर निकल लेते हैं उड़ाने के लिए। तो उनको शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से, क्योंकि वो जो काली घटाएं छाती थी भादों के महीने में, बरसात आती थी, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब शरद ऋतु आ चुकी है जिसमें खरगोश जैसी लाल आंखों जैसा सवेरा होता है। और शरद ऋतु आ गई है कैसे? पुलों को पार करके, चमकीली साइकिलों को जैसे वो तेज भगाती हुई आई हो, घंटी बजाते हुए। और अपने इशारे कैसे हैं उसके? पूछेंगे प्रश्न आपसे कि कैसे इशारे? चमकीले इशारों से। किसको बुलाते हुए? पतंग उड़ाने वाली टोली को, उन बच्चों को जो पतंग उड़ाने वाले झुंड के झुंड होते हैं बच्चों को, उन्हें अपने चमकीले इशारों से बुला रही है। और क्या कर दिया शरद ऋतु ने? आकाश को इतना मुलायम बना दिया कि पतंग ऊपर उड़ सके। अगर वैसा मौसम होता है जिसमें नमी होती है हवा में, तो पतंग ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती। तो शरद ऋतु आई है, सब कुछ साफ साफ है, वातावरण बिल्कुल साफ है। तो क्या हो गया कि शरद ऋतु ने आकाश को भी इतना मुलायम बना दिया कि बच्चे जब पतंग को उड़ाएंगे तो वो बहुत ऊपर तक उड़ जाएगी। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। क्या हो? देखिए, पतंग के साथ साथ बच्चों के हृदय को भी लिया है कवि ने, क्योंकि बच्चे और पतंग में बिल्कुल समानता होती है पूरी की पूरी। जिस तरह बच्चे पतले पतले हल्के हल्के होते हैं, इसी जिस तरह पतंग होती है ऐसे ही बच्चे भी होते हैं। बच्चों के मन का भाव तो ऐसा होता है, पतंग के साथ साथ उड़ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं वो पतंग उड़ाते हैं। तो यही कहा है, ताकि शरद ऋतु ने क्या कर दिया? आसमान को बड़ा हल्का बना दिया, मुलायम बना दिया कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज ऊपर उड़ सके, सबसे पतला कागज उड़ सके, और बांस की पतली कमानी। आप लोगों ने देखा होगा पतंग के बीच में एक बांस की बहुत पतली सी डंडी, जिसको कमानी कहा जाता है, वो लगाई जाती है कि वो उड़ सके। और क्या हो, जैसे ही जब पतंगें ऊपर उड़ती हैं और एक दूसरे की पतंगों से टकराती हैं तो क्या होता है? बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, ताकि शुरू हो जाएं सीटी और किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि ये देखिए दृश्य कैसा है, देखते ही बनता है, हमें सुनते ही लगता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। कवि ने क्या कहा कि बहुत ही तेज बौछारों वाला भादों का महीना चला गया है, खरगोश की लाल आंखों जैसा शरद ऋतु का सवेरा हो गया है। शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे अपनी चमकीली साइकिलों को तेज भगाते भगाते, घंटियों को बजाते हुए पुलों को पार करके आ गई है। और क्या कर रही है? चमकीले इशारों से बुला रही है उन बच्चों को जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं, यानी अपने चमकीले इशारों से बच्चों, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाती है। और उसने क्या किया? आसमान को बहुत ज़्यादा हल्का मुलायम बना दिया ताकि पतंग उड़ सके, बहुत पतला कागज उड़ सके, पतली कमानी उड़ सके। ये सारी बातें बताई हैं जिससे कि बच्चे खुश हो जाएं, खुशी में मगन हो जाएं, किलकारियां मारें, सीटियां मारें, ये वर्णन किया गया है। अगला देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से वे अक्सर। देखिए क्या कहा कि कौन? बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? कपास लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है? कपास लाते हैं? नहीं, कपास से कहने का मतलब कवि का क्या है? कोमलता। यानी जिस तरह कपास बिल्कुल मुलायम और हल्की फुल्की होती है, इसी तरह बच्चे भी अपनी कोमलता लेके आते हैं।
जन्म से ही वो अपने साथ कोमल, बहुत ज़्यादा कोमलता लेके आते हैं। और जब वो बेसुध होकर, मतलब सुध बुध खो देते हैं, जब पतंग उड़ानी होती है तो ऐसे दौड़ते हैं बिल्कुल बेसुध होकर, तो क्या होता है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। क्या लगता है, ऐसे सरपट दौड़ते हैं कि जैसे पृथ्वी और ज्यादा तेज गति से उनके पैरों के पास आ रही हो, छतों को भी नरम बनाते हुए। छत कैसे नरम बन जाती हैं, ध्यान ही नहीं रहता कि कुछ पत्थर पड़े हुए हैं या कठोर छत है या कहीं कोई ऊंचा नीचा स्पेस है, ऊंची नीची जगह है, सब भूल जाते हैं। उनको सिर्फ क्या दिखती है, आसमान में उड़ती हुई अपनी पतंग दिखती है। तो इसीलिए कहा है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कोमलता लेके आते हैं, और जब वो बेसुध होकर पतंगों के साथ दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद भाग कर उनके पास, इतनी तेज दौड़ते हैं ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी उनके पास आ रही हो। और छतों को भी नरम बना देती है, यानी उनको छतों की कठोरता का कोई आभास ही नहीं होता। दिशाओं को भी मृदंग की तरह, मतलब जैसे नगाड़े बजाते हैं ना, मृदंग मतलब नगाड़ा, जैसे नगाड़े बजाए जाते हैं, इसी तरह कहा है कि सारी दिशाओं को वो नगाड़ों की तरह बजाते हुए भागते रहते हैं, अपनी पतंगे उड़ाते रहते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कैसे, मतलब उनको ये नहीं होता कि गिर जाओगे ना, वो झुक, अगर पतंग उधर जा रही है तो उधर झुक जाएंगे, उधर। लचीले क्यों कहा, कि वो अपने शरीर को भी लचीला बनाते हुए पतंग को संभालते हैं, उस डोरी से ऐसे लटके रहते हैं जैसे डोरी ने उन्हें लटका रखा हो अपने साथ। तो यही कहा है कि जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर क्या कर रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। आगे देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखिए क्या कहा कवि ने, कि छतों के कोनों को भी नहीं देखते, किनारों को भी नहीं देखते, ये भी नहीं देखते कि गिर जाओगे तो क्या होगा। उन्हें सिर्फ किस चीज का ध्यान है, अपनी पतंग का, पतंग की ऊंचाई का, कोई उनकी पतंग को ना काट दे, इस बात का। तो क्या कहा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक, गिरने से कौन बचाता है, वो एक धागा जो पतंग के साथ बंधा हुआ है। क्या कहा कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। एक तो कौन बचाता है, उनका जो शरीर, मतलब रोमांच भरा हुआ है शरीर में, वो गई 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 इधर इधर इधर, ये जो चीज है रोमांच है उनके अंदर, वो सब कुछ भूले हुए हैं। तो उन्हें छतों से गिरने से कौन बचा रहा है, एक तो उनका रोमांचित शरीर में जो संगीत थिरक रहा है, यानी सब कुछ भूले हुए हैं, कोई सुध बुध नहीं है, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और ऐसा लगता है जैसे जो पतंग ऊंची पर गई हुई है, उसकी जो डोरी है जिसको रस्सी से वो खींच रहे हैं धागे से, वही उसे सहारा दे रहा है, रोक रहा है गिरने से। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। लगता है जैसे पतंग पतंग नहीं उड़ रही, पतंग के सहारे बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र क्या होते हैं पता है आप लोगों को? रंध्र जो हमारे शरीर पर छोटे छोटे, जहाँ से हर एक बाल हुआ होता है, उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे उड़े चले जा रहे हैं पतंगों के साथ साथ। एक बार फिर देखिए क्या कहा कि बच्चे क्या हैं, छतों के खतरनाक किनारों से भी गिरने से नहीं डरते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय उनके शरीर का जो रोमांच है, वही लरज जो है, वही संगीत जो उनके अंदर समाया हुआ है, वही उसे रोक लेता है। और रोक लेती हैं क्या, पतंगों की ऊंचाइयां सिर्फ किस चीज के सहारे, मात्र एक धागे के सहारे उन्हें गिरने से बचा लेती हैं। बच्चे पतंग के साथ साथ और किसके साथ उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं।
आगे देखिए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, हम अखबारों में भी देखते हैं कि पतंग उड़ाते हुए एक बच्चा छत से गिर गया, मर भी जाता है। इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस कविता में कवि ने क्या कहा कि बच्चे किसके सहारे रुक रहे थे? एक तो अपने रोमांचित शरीर के सहारे, एक धागे के सहारे। ये दोनों ही चीजें कई बार क्या हो जाती हैं? कम पड़ जाती हैं। लेकिन अगर जो बच्चा गिर भी जाए और गिरने के बाद भी बच जाए तो क्या होता है? तो वो हिम्मत नहीं हारता। वो क्या करता है? उसे लगता है मैं तो भाई बड़ा शक्तिशाली हूँ, बिल्कुल उसका भय निकल जाता है, डर निकल जाता है। कुछ नहीं हुआ, पिछली बार इतनी ऊंची छत से गिरा था, मुझे कुछ नहीं हुआ, निडर हो जाते हैं। तो यही कहा है कि अगर वो कभी गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होके सुनहरे सूरज के सामने आ जाते हैं। मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब मेरा, ऊंचाई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मैं गिर जाऊंगा तब भी नहीं मुझे कुछ होगा। बस निडर हो जाते हैं और सूर्य के सामने अपनी पतंगे उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। और पृथ्वी, भय निकल गया तो और भी तेज दौड़ेंगे। तो क्या है? पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके पैरों के पास आ रही है। दोबारा देखिए, अगर वो कभी गिर भी जाते हैं तो क्या होता है? और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और भी ज्यादा तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। तो ये थी बेटे आपकी कविता पतंग, जिसका शीर्षक भी आपको पता है। कवि का नाम पूछेंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। क्या नाम है कवि का? आलोक धनवा। और प्रसंग पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं। कविता का नाम पतंग है। इसमें कवि ने बच्चों की पतंग के साथ समानता दिखाते हुए कहा है कि बच्चे क्या हैं? पतंगों के साथ साथ उड़ते हैं और उनको पतंगों को उड़ाने में वो सब कुछ भूल जाते हैं। जो छोटे प्रश्न बनेंगे, जैसे किसी में भी आ सकता है भाई, वो चमकीले इशारों से कौन बुला रहा है, या शरद ऋतु क्या बजाते हुए आ रही है। तो इस तरह के सभी छोटे प्रश्न इसमें से जो बनते हैं वो आप कर लेंगे। साथ साथ काव्य सौंदर्य का एक प्रश्न और बनता है। तो आप बताएंगे कि एक तो बच्चों की भाव भंगिमा और उनकी जो हरकतें हैं उनका बहुत अच्छा सजीव वर्णन किया गया है। भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, सरस है, आसानी से समझ में आने वाली है। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भावपूर्ण शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है। ये थी बेटे आपकी कविता पतंग। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आप इसे अच्छी तरह याद करें। धन्यवाद।